हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि छठ पर्व पे भी भैया आपने टारगेट दिया। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हो छठी मैया की। और हम सब लोगों पर उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और अगर उनका आशीर्वाद रहा तो आप सब लोग भी सिलेक्शन तक पहुंचोगे और हम आपका ऐसे ही लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि टारगेट्स क्या हैं और क्या आगे भी इस तरह के टारगेट इतने ज़्यादा टारगेट तो नहीं था वैसे, लेकिन सबसे पहले तो थोड़ा सा छठ पर्व के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें एक बहुत अच्छी बात लगती है कि उगते को तो सब पूजते हैं, डूबते को जो पूजे उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, बोलते हैं कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार के लोग, मतलब ज़्यादातर मैं वैसे तो यूपी बिहार सब में चलता है, लेकिन बिहारी जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो बुरा मत मानना कोई बिहारी बोल दिया तो, हमें यूपी वाला बोलो, कुछ बोलो, उत्तराखंड वाला बोलो, उससे बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो पूरे साल इस चीज़ का वेट करते हैं कि यार कब छठ पर्व आएगा और कब मैं घर जाऊंगा। और बहुत अच्छी बात है यार, फेस्टिवल को आप सिर्फ फेस्टिवल के नज़रिए से मत देखिए, ये देखिए कि आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक वक्त मिल रहा है। और ये बहुत अच्छी सोच है कि हाँ भाई, हमारी फैमिली के साथ हमें क्वालिटी टाइम बिताने को मिलेगा। नहीं तो आप लोगों को पता है कितनी बिजी दुनिया हो गई है, भगवान को याद करने का आदमी के पास टाइम नहीं है। मतलब जिसने हमें 24 आवर दिए हैं उसके लिए हम 5 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और जो फैमिली ने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए भी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये पर्व हो चाहे दिवाली हो, कोई भी हो, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का वक्त मिल रहा है, भगवान को याद करने का वक्त मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने कम से कम आप भगवान को भी याद कर लेते हो और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता लेते हो। तो हाँ, ये सच बात है, ना सिर्फ एक फेस्टिवल है बल्कि ये आपके इमोशंस के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। तो जय हो छठी मैया की। और एक बार फिर से वो हम सब लोगों पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें और हम लोग सफलता की सीढ़ियों को ऐसे ही चढ़ते रहें। अब बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो देखो, मैं जानता हूं कि हाँ भाई, फैमिली में मेंबर्स आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पापा कहीं पे जॉब कर रहे हैं लेकिन वो आए हुए हैं, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बिल्कुल वक्त चाहिए होता है। और मैं भी कहूँगा कि जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स दूर रहते हैं और वो इस टाइम पे आए हुए हैं, तो हाँ भाई, आप जहाँ 4 घंटे पढ़ रहे थे उसे 2 घंटे करके उनके साथ 2-3 दिन आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आप अगर इन 2 दिनों में 4 दिनों में नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर इसका जो खामियाजा है, मतलब जो इस चीज़ को आपको बाद में 5 दिन 7 दिन लगेंगे, ये 2 दिन का टारगेट आपको 5-7 दिन में पूरा होगा। इसलिए कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करिए। 24 आवर्स होते हैं यार, पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हो आप? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस बाकी टाइम आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए 24 आवर्स में। हम क्या बोल रहे हैं आपसे? वैसे मैंने टारगेट कम किए हैं, इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। आपके फेस्टिवल्स से लेकर आपके एग्ज़ाम तक सारी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से फुल प्रूफ ऐसे रहती है कि मुझे भी पता है कि हाँ भाई, सारी चीज़ें किस तरह से चलनी है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे। कल भी ज़्यादा टारगेट नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई छठ पर्व भी है तो आप पुरानी चीज़ों को कर लें। और पुरानी चीज़ों को, कल वाली जो चीज़ें दी थी वो इसलिए करवाई गई थी कि आप एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू हो जाओ सिलेबस की थ्योरी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तब तक बनाने कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी थ्योरी क्लियर ना हो जाए। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कल वो वाले टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। मतलब जो आप लोगों को 4 केमिस्ट्री के चैप्टर हुए हैं उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। अगर अभी भी किसी ने नहीं पढ़े ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले उस चीज को कंप्लीट करिए, फिर आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए। क्योंकि आज के जो टारगेट्स हैं उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर आप लोगों को पता है जो हमारे पहले आए हुए हैं, और आप लोग देखना कि आपकी एनसीईआरटी से एक एक लाइन उठ के आएगी। और इसीलिए मैंने कल टारगेट दिया है कि आप लोग उसे पढ़ें, क्योंकि अब जब क्वेश्चन देखोगे आप तो आपको लगेगा कि यार मेरी एनसीईआरटी से उठ के आ गया ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो तो एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ यार, मैं कर सकता हूं और एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो बस ये वाली चीज़ें थी। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में पहले भी कह चुका हूं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए यार,
टेस्ट सीरीज के बहाने ही आप एक हफ्ते तक पढ़ते हो, और पढ़ाई एक बहाने से होती है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। क्योंकि खुद सोचो, आपने देखा है बीटेक हो, एमटेक हो, कोई भी हो, सब लोग किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ते हैं? जब एग्जाम आने वाला होता है। और आपका हर हफ्ते एग्जाम होते हैं, और 100 क्वेश्चंस के। तो आप खुद सोचो कि अगर एक बच्चा है जो हर हफ्ते टेस्ट दे रहा है, तो एक महीने में वो 800 क्वेश्चंस कर रहा है, 800 क्वेश्चंस। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो? एक भी नहीं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि उस बच्चे से आगे निकल जाओगे? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास भी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है, तो ना सिर्फ टेस्ट बुक, आपका जो मन करता है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर टेस्ट, हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में टेस्ट बुक यूज होता है, तो आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो GSP 10 वगैरह यूज करेंगे तो आपको 120 रुपये का ऑफ मिल जाता है, या 30% का ऑफ मिलता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे। आगे हमारा भी कोई टेस्ट आता है तो आप उस टेस्ट को भी दे पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ना सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए, बल्कि आप लोग ये देखिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन, सब कुछ एनालिसिस कराया मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है। आप जब उनके क्वेश्चंस का लेवल देखते हो और नीचे देखते हो कि हाँ भाई क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, एज वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो बस मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के पास अगर अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो वो चीज़ ले लो। और अब बात करते हैं टारगेट्स। अब बात करते हैं टारगेट्स की। तो आपके टारगेट्स क्या हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, आप इधर उधर के MCQs लगाने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर ने बनाए हैं। तो वो वाले क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको एक तो प्रीवियस ईयर लगाना है, और ये दोनों के लिए कंपलसरी है। और प्रीवियस ईयर लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं होता है, उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करना है। समझ गए? क्वेश्चन सिर्फ वही नोट करो जो आपसे होते नहीं है। ऐसे सारे लिखने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं उनके करना, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मान लो कहीं पे आ रखा है भैया कि दूरी का क्या मात्रक होता है, तो मीटर को थोड़ी लिखोगे कि दूरी का क्या मात्रक होता है, सिर्फ उसे लिखो। अब मान लो ज्योति की तीव्रता का मात्रक आ गया, वो नहीं आता है तो उसको लिख लो। ठीक है, इतनी चीज करनी है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं, जरूर से जरूर करेंगे। लेकिन ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है जो आप लोगों को लगाना ही लगाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया तो आप कितना भी पढ़ते रहो, उस चीज़ से कोई फायदा तो है नहीं। अरे भाई, जो पढ़ा है वो चेक तो करो कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो उससे क्या फायदा है, बताओ। इसके अलावा आपको जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर भी लगा चुके हैं पहले से, तो उनके लिए टारगेट्स होना जरूरी है। तो उनके लिए मैंने टारगेट दिया है विज्ञान एवं उसके प्रभाव। ठीक, एक ये है, और साइंटिफिक रीजंस। दो तो ये चीजें हो गई जो मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन इस टाइम पे अच्छे से करनी है। ठीक है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। पहले जल्दी जल्दी में की थी, इस बार बहुत अच्छे से करना है। और आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है 32वां टोक्यो ओलंपिक। इसकी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और ये वाला जो 32वां टोक्यो ओलंपिक है ये आप सब लोगों को करना है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट्स हो, बोथ के लिए है ये। तो ये आप लोगों के टारगेट्स हैं, और टारगेट का हमेशा ध्यान रखो। टारगेट तो मैं भी चाहूं तो इतने सारे टारगेट दे सकता हूं, लेकिन वो पता है क्या होगा, आप सिर्फ 4 दिन ही टारगेट पूरे कर पाओगे। ज़्यादा करने का मन तो सबका करता है। जैसे नई बुक आती है ना, तो सब सोचते हैं कि एक ही दिन में पढ़ दूं सारी। कभी पढ़ पाए हो? आज तक लूसेंट पढ़ी गई है आपसे? ये बता दो आप। तरीका होता है हर चीज़ को पढ़ने का। क्या आज तक आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद हुई हैं? नहीं हुई होंगी। क्यों नहीं हुई? उसका रीज़न है क्योंकि आप एक साथ याद करने की कोशिश करते हो। अगर आप स्टैटिक जीके का या कुछ चीज़ों को याद करने का तरीका ही ये है कि उन्हें कम कम करके पढ़ा जाए, तभी वो याद होती हैं, अदरवाइज वो याद नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन करते क्या है, कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, एक ही दिन में सारी यूनिट्स याद करवा देंगे। भाई वो कैसे याद कर लेगा? एक दिन में बोलेंगे सारे युद्ध याद कर ले, भाई वो युद्ध कैसे याद कर लेगा? तो इसलिए इंपॉर्टेंट डेट्स हों, युद्ध हों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा करके अगर कराई जाए तो बंदा कर लेगा। अगर एक साथ बोल दो, अब मैं बोल दूं कि भैया सारे निधन याद कर ले, कैसे कर लेगा बच्चा यार निधन? मतलब मान लो 50-100 निधन हो रखे हैं, वो कैसे करेगा? मैं कहूँ कि एक साथ सारे अवार्ड कर लो, कैसे कर लोगे? आज नोबेल करे हैं, दिमाग में फंस गए कि भैया इसने नोबेल करे हैं, कल को हम नेशनल अवार्ड्स कर लेंगे, फिर खेल पुरस्कार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करते जाएंगे कि ये वाले अवार्ड कर लिए, ये वाले, फिर हम विविध वाले अवार्ड कर लेंगे, जो सरस्वती सम्मान है, ये छोटे छोटे जो सम्मान मिलते हैं सारे, फिर इन्हें कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अगर करते हुए चलोगे तब हो जाएगा। जैसे फिर हमने IPL भी कर लिया, तब हो जाएगा। और अगर एक साथ लिपटने की कोशिश की, मैं क्यों कहता हूँ कि अगर आपके पास स्टैटिक जीके की बुक भी नहीं है
तब भी आप जितना टारगेट दिया जाता है अगर वो आप लिख लो तब भी आपका काम हो जाएगा। वो इसलिए मैं बोलता हूं, बात वही है कि आपके पास जब बुक होती है तो आप लिखते नहीं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम तो बुक में से पढ़ लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। लिखने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि आप चीज़ों को लिमिटेड कर दे रहे हो, मतलब आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वाली चीज़ आपने कंप्लीट कर रखी है पहले से, वो एक लिमिटेड सेक्शन में आ गई, उसे आप बार बार पढ़ भी पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, बुक बार बार खोलोगे, आपको लगेगा ये तो आता है, ये तो आता है, और आता कुछ नहीं होगा। इसलिए नोट्स बनाना जरूरी होता है, लेकिन ढेर नहीं लगाने हैं। कम पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, और सिर्फ वो पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है। बाकी आप लोगों को पता है, हमें भी बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट होगा, क्या क्या चीज़ें। अभी तो मैं मतलब वॉच कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे कैसे चीज़ें कहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट होंगी, ठीक है। बाकी उन्हें कॉपी पेस्ट ही करना है, क्योंकि अगर उनका खुद का कॉन्सेप्ट होता तो बहुत पहले से आ गया होता वो कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं आया तो सीधा सा मतलब है कि वो भैया कम से कम नाम तो चेंज कर लेते। आपने तो नाम भी गाइडेंस प्रोग्राम ही रख दिया, कम से कम कुछ तो चेंज कर लेते। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। खुद अभी मतलब अभी खुद ही लगे पड़े तैयारी में, और दूसरे लोगों को भी ज्ञान, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, लगे रहना चाहिए बस। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, ये वाला, ठीक है। तो अगर इसमें भी बात करें तो परमाणु संरचना से रिलेटेड आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाता है, जैसे प्रोटॉन की खोज पूछी जाती है, तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन नाम किसने दिया, ये 2 क्वेश्चन है, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, इनमें कंफ्यूजन रहता है। इस चीज़ को जरूर से जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, और बच्चे गलत करके आते हैं, कोई रदरफोर्ड लगा देता है, कोई गोल्डस्टीन लगा देता है। अब जरा मुझे सच बताना कि कब गोल्डस्टीन होता है, कब रदरफोर्ड होता है, एक तो ये वाली बात जरूर कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है, इन दोनों के थ्रू प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है। समझ में आ गई। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या इतनी है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, या द्रव्यमान संख्या इतनी है तो प्रोटॉनों की संख्या इतनी है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को जरूर से जरूर आने चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, जेई में, सब में इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं लगातार करवाता रहूँगा जैसे भी होंगी। अभी फ़िलहाल देखो, आप लोगों को पता है कि टाइम नहीं है, अभी सैटरडे वैटरडे में हो सकता है आप लोगों के लिए टारगेट नहीं रहेंगे, तो कुछ टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और छठी मैया की जय पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।